गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नई सी वीडियो में। आज हम कंप्लीट रूप से दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है दक्षिण भारत की इतिहास। जिस प्रकार से हमने उत्तर भारत की इतिहास को पढ़ा, ठीक उसी क्रम में हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे। हमने उत्तर भारत के क्रम में बहुत सारा चीज़ पढ़ रखा था पहले से, जैसे कि आप मौर्य वंश को पढ़े होंगे। उत्तर भारत में ही मौर्य वंश पड़ता था, फिर धीरे धीरे वो संपूर्ण भारत पे राज्य करने लगा, अलग बात है। फिर आप पढ़े होंगे गुप्त वंश को भी पढ़े होंगे, हर्षवर्धन वंश को भी पढ़े होंगे। तो ये सब जो वंश था ये कंप्लीट रूप से उत्तर भारत पे राज कर रहा था। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर भारत को नहीं पढ़ के बल्कि दक्षिण भारत के हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपका पूरा बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में भी बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है समय आने पर। और जो राजवंश हैं दक्षिण भारत में, वो छोटे छोटे खंड में बट जाते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे जाकर के अगर डिटेल्स में, तो दो खंड में मतलब बटा हुआ है। एक ऐसा समय था दक्षिण भारत में जब उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य जैसा वंश चल रहा था। मतलब जो दक्षिण भारत था उस वक्त एक ऐसा समय आया था जो कि आपका उत्तर भारत इधर चले जाओ तो वहां पे आपका मौर्य वंश का राज चल रहा था। और काफी बड़े वंश थे जिसका कि दबदबा पूरे हिंदुस्तान पर था। और उसी समय दक्षिण भारत में संगम युग का काल चल रहा था। आप हमारे पिछले वीडियो जाके चेक करना, तो वहां पे थोड़ा बहुत संगम युग के बारे में भी आपको बताए हैं, है ना। जब हमारा उत्तर भारत में मौर्य वंश का इतिहास चल रहा था, तो उसी वक्त दक्षिण भारत में हमारा संगम युग का काल चल रहा था। और एक चीज याद रखो कि जब भारत के जो उत्तर वाला भाग है, तो उत्तर वाला भाग में जब गुप्त वंश का राज चल रहा था, तो आप एक चीज याद रखना कि जो हर्षवर्धन है, ये सब भी भारत के उत्तर वाले भाग में ही राज किए थे। तो उस समय जब आपका गुप्त वंश के शासक थे या फिर हर्षवर्धन थे, तो वो सब थे उत्तर भारत में। उस समय अगर देखा जाए दक्षिण भारत में, तो पल्लव वंश था बाबू, चालुक वंश भी थे, राष्ट्रकूट वंश वगैरह भी आए थे, चोल वंश वगैरह भी आए थे। ये सब दक्षिण भारत में राज कर रहे थे। हम फिर से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने का काम करते हैं। आप एक चीज याद रखो कि दो खंड में इतिहास बटा हुआ है दक्षिण भारत का। पहला एक ऐसा समय जब उत्तर भारत में मौर्य वंश राज कर रहा था, तो उसी वक्त दक्षिण भारत में कौन राज कर रहा था बताइए। लगभग संगम युग का काल चल रहा था, ठीक है। और दूसरी तरफ याद रखो कि जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य या फिर हर्षवर्धन का काल चल रहा था, तो उस समय दक्षिण भारत में पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, ये सब का शासन चल रहा था। पहला वाला में संगम काल और दूसरा वाला में पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल, ये सभी का राज चल रहा था। पहला वाले में मौर्य थे, दूसरा वाले में हर्षवर्धन भी थे, गुप्त वाले भी राजा थे। तो इन सभी का जो कंटेम्परेरी है, जो समकालीन चलता है, मतलब जो आपका उत्तर भारत पे कोई राजा राज कर रहे होते हैं, दक्षिण भारत पे उसी समय कोई दूसरा राजा राज कर रहे होते हैं। तो इसी क्रम को आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग दक्षिण भारत के जो हैं थोड़ा संगम काल को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, बेसिकली बात क्या है कि जो संगम वर्ड है, वो कंप्लीट रूप से संस्कृत भाषा का एक शब्द है। अब आप बोलोगे सर, संगम अगर संस्कृत भाषा का एक शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है। तो जिसका आप मतलब देखोगे तो कैसे बताएं, जैसे जो संगम है ना, उसमें जैसे आप कह लो कि भाई सभा, क्या होता है सभा। अब आप बोलोगे सर सभा का मतलब, संगम का मतलब सभा, तो सर हमको सभा का मतलब ही समझ नहीं आया। जहां पर कुछ लोग बैठकर कुछ डिस्कशन करते हैं आपस में, उसी को सभा कहते हैं। क्या कहते हैं,
तो जो संगम का काल होता था ना, उसको इसी नाम से बहुत ज़्यादा प्रस मतलब प्रचलित किया गया था, संगम। संगम का मतलब ही क्या होता है बाबू? सभा होता है। जो संगम शब्द है, वह एक संस्कृत शब्द से मिलके बना है, संगम। और संगम का मतलब ही सभा होता है, और सभा का मतलब जहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग लोग बैठ के किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रही है? इसी काल का नाम क्या दिया गया? संगम काल। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, होता क्या था संगम काल में, जब सभा लगाई जाती थी, तो वहाँ पे मतलब बहुत विद्वान विद्वान लोग बैठते थे, डिस्कशन करते थे। बड़े-बड़े कवि भी बैठते थे, आपस में बैठकर कविता वगैरह के विषय में डिस्कस करना, कविता का रचना करना। बहुत सारे अलग-अलग विद्वान बैठते थे, वो किताबों को लेकर लिखने की बात करते थे, अलग-अलग किताबों के विषय में डिस्कशन करते थे। जो संगम का काल चल रहा था, उसमें बड़े-बड़े कवि, बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े लेखक, जैसे कविता वगैरह के बारे में, अलग-अलग साहित्य के बारे में डिस्कशन चलते रहता था आपस में। तो उन लोगों का कहना था कि जो किताब होते हैं, उन्हीं के माध्यम से लोगों को नॉलेज पहुँचाया जाता है, संगम वाले कहते थे। तो वो किताब को लिखने में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने का काम करते थे, और किस तरह का किताब लिखा जाए, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता था। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, जो संगम है, जो सभा समिति में बैठ के काफ़ी डिस्कशन करते थे आपस में, संगम का मतलब ही सभा होता है, ठीक है? तो किताबों जो बहुत सारा छपाया गया, उसी के माध्यम से जो संगम काल की जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। समझ में आ गया? क्योंकि संगम के समय किताब वगैरह का खूब हो रहा था, कविता वगैरह लिखा जा रहा था। तो एक छोटा-सा वंश का जानकारी आज हम लोगों को कहाँ से मिली? तो वो लोग किताब में अपने बारे में बहुत सारा चीज़ लिख डाला। तो उसी को आज इतिहासकार पढ़ लिए अच्छे से, और एनसीईआरटी बुक में लिख दिए कि हाँ भाई, उस वक़्त ना संगम काल वगैरह भी हुआ करता था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। फिर हम लोगों को कैसे पता चलता है कि दक्षिण भारत में संगम काल होता था? और उसी वक़्त जब हमारे दक्षिण भारत में संगम काल था, तो उत्तर भारत में मौर्य काल जैसे बड़े वंश का इतिहास चल रहा था। तो ये सभी जानकारी हम लोगों को कैसे पता चला? हम लोग तो कोई भगवान है नहीं, जो हम लोग जान जाएँगे आज से लगभग हज़ारों वर्ष पहले की कहानी। तो हम लोग जो संगम काल के समय जो पुस्तक छपाई जाती थी, जो पुस्तक लिखी जाती थी, उन सभी के विषय में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए। तब जाकर के आज समझ में आ गया कि भाई संगम काल भी होता था, और वो सब काफ़ी सभा लगाते थे और डिस्कशन वगैरह किताब के बारे में किया करते थे, और अलग-अलग तरह के जो कविता हैं उसका भी निर्माण किया करते थे ये संगम वाले। ठीक है? संगम साहित्य के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी इतिहास की जानकारी मिलती है, और ऐसा इतिहासकार का दावा है कि संगम साहित्य को पढ़ के सिर्फ संगम की ही नहीं, बल्कि उसके आसपास में जितने भी बड़े-बड़े राजा होते थे, उसके विषय में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है? और संगम काल अपने आप में बहुत प्रसिद्ध वंश रहा है। उन लोगों का अपना मतलब अलग लेवल का दबदबा रहा है, दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है? संगम काल लगभग 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसा हम लोगों को कुछ पुख्ता प्रमाण साहित्य के ही माध्यम से मिला है। किसी ने हमारे इतिहासकार के कान में फुसफुसाया नहीं है, समझ रहे हो ना? उन्होंने इतिहास जो इतिहासकार हैं, उन्होंने पुराना-पुराना साहित्य की अध्ययन करा, जो संगम काल में लिखा गया था, उसको पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि जो संगम काल का समय है, वो लगभग 100 ईस्वी से लेकर के लगभग 300 ईस्वी तक का समय माना जाता है। और कुछ ऐसे भी वंश हैं जैसे कि चेर हो गया, पांड्या हो गया, ये सब उस वक़्त का थोड़ा-सा कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। ठीक है? अच्छा, ये सभी काल जो हैं 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक ही चलता है। छोटे-छोटे राजवंश की उदय होती है, और संगम की अपनी जो एक अलग पकड़ है भारत के खासकर दक्षिण वाले क्षेत्र में, वो लगभग 100 से 300 ईस्वी तक का समय रहता है। ये जो संगम है, वो समझ लो कि जो तमिल कवियाँ हैं, ठीक है? तमिल कवि लोगों का ही अलग लेवल का सभा लगाया जाता था, डिस्कशन किया जाता था। मतलब तमिल कवि ही खासकर संगम काल के अंदर
कवि कवि होते थे, साहित्यकार होते थे, समझ रहे हो ना? तमिल कवि का बहुत ज़्यादा मतलब चर्चाएँ पुस्तक में दी गई है कि जो तमिल कवि होते थे वही संगम काल के अंदर कविताएँ लिखने का क्या करते थे? काम करते थे। और यहाँ तमिल कवि काफ़ी इकट्ठे होते थे और कई किताब और समझ लो भाई कि कई कविताओं लिख दे डालते थे। आपस में डिस्कस करते थे, अलग-अलग चीज़ों का निर्माण होता था और वो पुस्तक काफ़ी लोग पढ़ के खुश रहते थे, लोगों को मज़ा आता था। और समझ लो कि वो पुस्तक ना भाई उस तम उसी वक़्त के लिए नहीं, आज हम लोग भी पढ़ के कुछ इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है? जितने भी पुस्तक की रचना करी गई उस वक़्त, सभी तमिल भाषा में की गई थी। क्योंकि तमिल कवि आए थे और तमिल कवि को कौन-सा हिंदी बोलने के लिए आएगा? जो भी संगम काल के अंदर जो भी साहित्य को लिखा गया, सभी लगभग तमिल भाषा में ही लिखी गई और इसी कारण से जो भी साहित्य मिलता है, वह सभी तमिल साहित्य के ही नाम से क्या है, आज की डेट में भी प्रचलित है। ठीक है? चीज़ें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, तमिल कवि के द्वारा लिखा गया कविता तो तमिल में ही होगा, इसीलिए तमिल साहित्य, तमिल कविता यही सब चीज़ से काफ़ी फ़ेमस है। संगम वंश के जो इतिहास है बेसिकली तमिल कवियों से ही घिरा हुआ एक अलग लेवल का समझ लो कि सभा लगती थी और लगभग उसमें तमिल कवि ही पार्टिसिपेट करते थे, वही कविता लिखते थे। तमिल के ही बड़े-बड़े विद्वान लोग एकत्रित होकर के एक पर एक साहित्य की रचना करा, जिसके वजह से हम लोगों को आज संगम वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो तमिल साहित्य है, उसको हम संगम साहित्य के भी नाम से जानते हैं। ठीक है? जो भी तमिल साहित्य हैं मतलब कंप्लीट रूप से संगम काल की ही क्या दे देते हैं? जानकारी देते हैं और उसी को आज हम संगम काल कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा-सा डिटेल्स में जा कर के, क्योंकि इस काल में कितने वंश आए हैं ये सभी को देखेंगे और कौन-कौन सा वंश क्या कुछ काम किया है। हम लोगों को कुल मिलाकर 3 वंश देखने को मिलते हैं। संगम साहित्य को पढ़ोगे तो कुल मिलाकर हम लोग जब उसको पढ़ लिए अच्छे से तो पता क्या चला है भाई कि जो संगम वाला समय होता था उसमें लगभग 3 अलग-अलग वंश की कहानियाँ मिली है। पहला चेर वंश, दूसरा चोल वंश और तीसरा पांड्या वंश। पहला चेर वंश, दूसरा चोल वंश और तीसरा पांड्या वंश। इन तीनों जो हैं वो समझ लो कि पांड्या राजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों में पांड्या राजा क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि केवल पांड्या वंश जो है ना मतलब समझ लो कि इसका इतिहास में एक अलग लेवल का नाम है। जो पांड्या राजा होते थे, उनका समय जब आया था तो कवि सम्मेलन बहुत ज़्यादा था। बहुत सारा कविताएँ लिखी गई और बहुत सारा कविताएँ को ठीक भी की गई और लगभग 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में 3 बार कवि आयोजन कराया गया। कौन-सा आयोजन? कवि आयोजन कराया गया और 197 ईस्वी आते-आते तक अ, जो पांड्या राजा थे उन्हीं के देख-रेख में इस सम्मेलन को आयोजन कराया गया। 197 ईस्वी का जब वक़्त आता है, तो पांड्या राजा के ही देख-रेख आ गया था, पांड्या राजा का समय आ गया था और उन्होंने ही कवि का बहुत बढ़िया सम्मेलन कराया और इस सम्मेलन में लगभग मोटा-मोटी हमको याद नहीं है, लेकिन देखा जाए तो लगभग 9000 के आस-पास कवि का एक भाग लेना उस सम्मेलन में था और लगभग 1000 वर्ष तक यह कवि सम्मेलन चलता ही रहा। मतलब रुका नहीं, अलग-अलग वंश के राजा आए और दक्षिण भारत के जो जगह हैं, वहाँ पर कवि सम्मेलन को कराते ही रहे और समझ लो कि पूरे देश दुनिया भर से लगभग 9000 कवि का एक जुटारा था और वो अलग-अलग विषय पर डिस्कस करके कविता को लिखना, साहित्य को लिखने का काम किया करते थे। आ रहा है समझ में? और ये जो सिलसिला है लगभग 1000 वर्ष तक चलते ही रहा। ये जो कवि सम्मेलन है वो प्रत्येक वर्ष लगभग समझ लो कि कराया जाने लगा और 1000 वर्ष तक यही सिलसिला कवि सम्मेलन वाला
चलते रहा। जो कि हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। 1000 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी है, हम लोगों को जो भी जानकारी मिलेगा हम आपको वही देंगे। क्योंकि जब 1000 लिख दिया है तो लिखने दो। हम तो वही ना पढ़ाएँगे, आप अपने मन से कुछ बता देंगे तो एग्ज़ाम में आप गलत कर दोगे। बट जो भी है इनमें से जो मूल बातें हैं, उसी को आप याद रखो क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही रिलेवेंट है। फालतू चीज़ पढ़ के क्या मिलेगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा? जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं अगर उस पे हम अच्छे से फ़ोकस कर लेंगे तो आई होप कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो आपका पांड्य राजा थे, तो पांड्य राजा के संरक्षण में ही लगभग 3 संगम का आयोजन किया गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समय जा रहा था। बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई थी पांड्य राजा के समय में। और जितना दिन पांड्य राजा राज किए उनके देख रेख में लगभग 3 बार आयोजन किया गया कवि सम्मेलन को। ठीक है, सबसे पहला संगम जो है जिसे हम लोग प्रथम संगम के भी नाम से जानते हैं। जब सबसे पहला संगम को आयोजन किया गया और उसको हम प्रथम संगम के भी नाम से जानते हैं। और प्रथम संगम का जो आयोजन है वो मदुरई वाले क्षेत्र में किया गया था, कराया गया था। जो पांड्य राजा थे उनकी राजधानी ही समझ लो कि मोटा मोटी मदुरई ही थी और वहीं पे आयोजन किया गया प्रथम संगम को। ठीक है, पांड्य राजा के समय में लगभग 3 बार संगम का आयोजन कराया गया और खासकर मदुरई वाले क्षेत्र में ही आयोजन कराया गया था क्योंकि ये पांड्य राजा की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और इसका आयोजन जो है अगस्त ऋषि का नाम सुने हो? अगस्त ऋषि के ही देख रेख कह लो या बाबू आप नेतृत्व कह लो, अगस्त ऋषि के ही नेतृत्व में किया गया था। और जो दूसरा संगम का काल आता है तो दूसरा संगम का आयोजन आपका कपाटपुरम में कराया गया। पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में कराया गया था। और इस यहाँ पे जब दूसरा बार संगम का आयोजन कराया गया था ना, तो इसकी भी एक प्रारंभिक अध्यक्ष थे जिनका नाम अगस्त ऋषि था। क्या था? अगस्त ऋषि। क्योंकि अगस्त ऋषि पहला के भी अध्यक्ष थे, दूसरा जो कवि सम्मेलन हुआ उसके भी अध्यक्ष कौन बने? अगस्त ऋषि ही बने। पहला मदुरई में कराया गया और दूसरा कहाँ कराया गया? कपाटपुरम में। तो ये सब थोड़ा सा फैक्चुअल बातें हैं, इस चीज को आप अच्छे से याद रखो क्योंकि फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग दोनों मिला करके आपका बड़े बड़े पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि थिंकिंग बेस्ड सवाल भी आते हैं और थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल भी आते हैं। अब आप बोलोगे सर तीसरा सम्मेलन कहाँ? तो तीसरा सम्मेलन जो है उनका स्थान उत्तरी मदुरई वाला क्षेत्र में पड़ता था। किधर? उत्तरी मदुरई या फिर मदुरई ही कह लो। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे नक्कीर। नक्कीर ही थे। और जो फर्स्ट संगम के आयोजन में ढेर सारा समझ लो कि मतलब ढेर सारा कवि वगैरह का पार्टिसिपेंट हुआ था पहला संगम में। और बड़े बड़े विद्वान भी थे और इससे रिलेटेड कई ऐसी भी साहित्यिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बहुत बढ़िया से कराया गया था सम्मेलन। मतलब पहला सम्मेलन खूब बढ़िया से हुआ था और मतलब जब पहला हुआ तो दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ और हजारों वर्ष तक सम्मेलन चलता ही रहा। अच्छा, सेकेंड जो संगम जो दूसरा संगम का आयोजन कराया गया सभा का, वह काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि तमिल ग्रंथ जो है, तमिल का व्याकरण तोल्कापियन, आप पढ़े होंगे कि एक तोल्कापियम नाम का एक तमिल व्याकरण है, उसकी क्या कराई गई? तोल्कापियम की रचना की गई। कब की गई? दूसरे सम्मेलन, तो दूसरे संगम की आयोजन की गई ना, उसी में तोल्कापियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ जिसको तमिल व्याकरण भी कहा जाता है, तो तोल्कापियन की रचना कब की गई? दूसरे संगम का जब आयोजन कराया गया था तभी की गई थी। और इसके अलावा जब तीसरे संगम की आयोजन कराया गया तो सबसे महत्वपूर्ण थी ये तीसरा भी। आप बोलोगे सर तीसरा क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि जितने भी संगम साहित्य प्राप्त हुए हैं
उनमें तोल्काप्पियम को छोड़ करके लगभग सभी साहित्य तीसरे संगम आयोजन से ही मिले हैं। समझ रहे हो कि तीन तीन संगम को कराया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हम लोगों को मिला है संस्कृत, अरे संस्कृत नहीं, तमिल व्याकरण, अब जिसका नाम है तोल्काप्पियम। इसकी रचना दूसरी संगम में कराई गई थी। तो क्या हमको सिर्फ तोल्काप्पियम ही मिला है? नहीं, हमको बहुत सारा अलग अलग ग्रंथ मिले हैं। तो जो बहुत सारा अलग अलग ग्रंथ मिले हैं उनकी रचना खास करके तीसरा संगम में की गई थी। इसीलिए तीसरा संगम का जो काल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत अलग अलग लेवल का संगम साहित्य वगैरह प्राप्त हुए हैं तीसरे संगम काल से। ठीक है, और तोल्काप्पियम जो है वो दूसरा में थी, और तोल्काप्पियम को छोड़ करके जो अन्य महत्वपूर्ण साहित्य हैं वो थर्ड संगम आयोजन से ही प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से थर्ड संगम आयोजन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक चीज और याद रखना कि जो संगम काल है, तो जब संगम काल को तीन वंश, अलग अलग वंश में देखने को मिला है। अभी जस्ट आपको हम पहले भी बताए ही, पहला चेर वंश, दूसरा चोल वंश और तीसरा पांड्या वंश। ठीक है, और एक मालाबार तट है, तो मालाबार तट का जो क्षेत्र है जो कि केरल के साइड पड़ता है। किधर पड़ता है बाबू मालाबार तट का क्षेत्र? केरल के साइड पड़ता है। और केरल का जो क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है, वहाँ पे जो भी वंश आए तो वो वंश को कह लो चेर वंश ही कहा जाता है, क्योंकि केरल के साइड जो मालाबार तट का क्षेत्र है तो वहाँ पे कुछ वंश की उत्पन्न हुई, कुछ वंश निकल के आते हैं। तो जो आया समझ में, केरल के साइड मालाबार तट पे बहु मतलब कुछ वंश की उत्पन्न हुई, तो उनमें एक महत्वपूर्ण जो नाम है वो चेर वंश है। ठीक है, और चेर वंश वहीं पे पड़ते हैं, कहाँ पे? मालाबार तट पे, केरल साइड ये क्षेत्र पड़ता है। कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चेर वंश की उत्पन्न कहाँ हुई? केरल के ही साइड पड़ता है मालाबार तट, वहीं पर चेर वंश की उदय होती है। और तमिलनाडु क्षेत्र का जो सबसे निचला भाग है, आपके पास यदि मैप है तो आप प्लीज मैप को देखिए और देखिए कि जो सबसे निचला भाग है उस क्षेत्र में पांड्या क्षेत्र का शासन चलता था। कहाँ पर? तमिलनाडु के सबसे निचला भाग में। और जो तमिल के ऊपर वाला क्षेत्र है, सबसे ऊपर चले जाओ तो वहां पे चोल वंश का शासन चलता था। आ गया समझ में? वहां पे क्या चलता था? चोल वंश का शासन चलता था। और यह तीनों ही वंश शासन कर रही थी। अब आप बोलोगे कहाँ पर कर रही थी तीनों वंश शासन? तो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी के तट पे ये तीनों वंश शासन कर रही थी। कोई मिडिल में थी, कोई ऊपर थी, कोई नीचे थी। इस प्रकार से तीनों ही वंश अपने अपने शासन क्षेत्र को संभाल रही थी। और कौन सा वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आप जैसे चेर वंश का प्रतीक चिन्ह देखोगे तो वहां वहां चेर वंश में धनुष था। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह देखोगे तो बाघ था। और पांड्या वंश का प्रतीक चिन्ह देखोगे तो मछली था। ये सब थोड़ा सा फैक्चुअल बातें हैं और ये सब चीजों को ध्यान में रखने का काम करो आप। ठीक है, चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था और पांड्या वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। ये तीनों ही राजवंश सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में देखे गए हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, और अगर इस तीनों में बहुत ज्यादा शक्ति देखा जाए तो चोल जो था वो थोड़ा सा शक्ति उनमें ज्यादा था, शक्तिशाली ज्यादा थे। चोल वंश का शासन कब से कब तक प्रारंभ हुआ है? तो इतिहास में अगर देखोगे तो इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी कम है, क्योंकि जो संगम साहित्य है वो इतिहास की तीती के संबंध में जानकारी ना के ही बराबर दिए हैं। क्योंकि कब से कब तक था इसका कोई पुख्ता प्रमाण हमारे इतिहासकार को नहीं मिला है।
क्योंकि संगम साहित्य को अगर पढ़ा जाए तो डेट वेट है उसकी जानकारी काफ़ी कम मिलती है। इसीलिए बड़े बड़े इतिहासकार भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो संगम साहित्य है उसकी तिथि, उसकी काल कब से कब तक है, जानकारी कब से कब तक प्राप्त हुई है। हाँ, लेकिन कुछ राजा हैं, कुछ विशेष परिस्थिति भी बन के आती है, कुछ जो तमाम साहित्य जो भी था उसी से हम लोगों को कुछ विशेष परिस्थिति या फिर कुछ राजा हैं उनकी लड़ाइयाँ वगैरह ये सब के विषय में जानकारी मिलती है कुछ विशेष साहित्य से। ठीक है। अच्छा, एक कारण देख लो कि जो इतिहास है वो काफी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, काफी विस्तृत रूप से। ठीक है। एक चीज याद रखना कि इतिहास पढ़ोगे तो अलग अलग राजा का काफी जानकारी मिलती है, लेकिन बेसिकली जो संगम राजा हैं उनकी जानकारी उतना ज़्यादा प्राप्त इतिहास में नहीं होती है। अलग अलग वंश पढ़ोगे, बाबर, अकबर, हुमायूं सब बाद में आते हैं, दिल्ली सल्तनत, तो ये सब की जानकारी बड़ा डिटेल्स में दी गई है इतिहास में। लेकिन संगम वगैरह छोटा मतलब पार्टिकुलर दक्षिण भारत के क्षेत्र में इनका शासन चल रहा था, एक प्रमुख राजवंश के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बारे में उतना विशेष जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जितना ही पता चला उसी के आधार पे आपको अध्ययन कराया गया एनसीईआरटी के द्वारा, और हम भी आपको खोल खोल के थोड़ा बहुत बता रहे हैं। ठीक है। चोल वंश के सबसे प्रमुख शासक, या फिर कह लो कि चोल वंश के सबसे प्रमुख और सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक जो थे वो करिकल थे। क्या नाम था बाबू? करिकल। कौन सा वंश का? चोल वंश का। शुरू में चोल वंश की राजधानी पुहार वाला क्षेत्र होता था और बाद में कावेरी पट्टनम नाम से इसे बदल दिया गया। वो जो पुहार वाला क्षेत्र था ना चोल वंश की राजधानी, उसी पुहार वाले क्षेत्र को बाद में कावेरी पत्तनम नाम से बुलाया जाने लगा और यह सबसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत का ये सबसे प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा बाबू? कावेरी पत्तनम। यहाँ से व्यापार का बहुत ज़्यादा गतिविधि संचालित की जाती थी, व्यापारिक केंद्र था। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि देश दुनिया से यहाँ यहाँ से माल को ट्रांसपोर्टेशन किया, मतलब जहाज के माध्यम से दूसरे देश भेजा जाता था। कौन सा बंदरगाह से? कावेरी पत्तनम वाला जो बंदरगाह है वहीं से। और व्यापारिक गतिविधियां यहाँ से काफी चलती थी। और जो चोल के सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं उस बिंदु पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। इसका जो सैनिक महत्व है वो काफी बहुत ज्यादा अधिक है अन्य वंश के तुलना में। शुरू से ही ये अपने सैनिक को एकदम ठोस ट्रेनिंग देने में काफी मतलब सहज था, जागरूक था। और चोल जो है वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया था? श्रीलंका को जीत लिया था और लंबे समय तक श्रीलंका पर अधिकार बना के रखा था। कौन? चोल। ठीक है। इसके अलावा चोल के समय कम से कम जो है तीन जो वंश हैं वो चोल शासक के मतलब समझ लो कि सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो चोल में ही पाया जाता था। जो सबसे शक्तिशाली तीनों वंश में यदि सबसे शक्तिशाली शासक था तो वो चोल के अंदर ही पाया जाता था। ठीक है। बट शक्तिशाली तो जरूर था चोल के अंदर, लेकिन एक यहाँ पे कंसेप्चुअल वाला बात है कि भले शक्तिशाली था लेकिन जो सबसे अधिक समय तक चोल वंश पे शासन किया गया था, सबसे अधिक समय तक, तो वहाँ पे आपका बहुत अधिक समय तक चोल के द्वारा शासन नहीं किया गया था। ठीक है। बहुत ज़्यादा अधिक समय तक शासन नहीं किया गया था, इसका प्रमाण हमको साहित्य के द्वारा ही पता चला है। 300 ईस्वी आते आते तक चोल वंश भी क्या हो जाता है? समाप्त हो गया। और फिर बहुत बाद में चल करके चोल वंश का विस्तार अगर आप देखोगे तो विद्यालय के नेतृत्व में होता है। जब विद्यालय वंश का इतिहास पढ़ोगे तो उसके नेतृत्व में चोल वंश का थोड़ा सा विस्तार किया जाता है। और अब देखते हैं, चोल तो पढ़ ही लिए,
अब चोल के बाद आता है चेर, फिर हम पढ़ा देंगे पांड्या। ये तीनों वंश आपका ठोस होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम चेर वंश को देखते हैं। जो चेर वंश है, अब ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये मालाबार तट से बिलोंग करता था, ठीक है। और मालाबार तट पे ही इनका साम्राज्य स्थापित हुआ करता था, ठीक है। जो आज के डेट में आधुनिक केरल है ना, उस मतलब आधुनिक केरल को ही आप मालाबार तट कह लो, वहीं पर काफी विकसित था और चेर क्षेत्र के ही नाम से जाना जाता था। चेर चेर वंश जो है उसका जो प्रतीक चिन्ह था वह धनुष था, अभी जस्ट आपको बताए भी थे पहले, जो कि एक राजकीय चिन्ह था। क्या था? राजकीय चिन्ह। और चेर वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में यदि कोई नाम आया है तो सेन गुटवन। क्या नाम आया है? सेन गुटवन। ये चेर वंश का सबसे महान, सबसे प्रतापी शासक के रूप में इनको ही जाना जाता है। सेन गुटवन ने चेर वंश में एक नई प्रथा शुरू करा था, मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रथा था, नया प्रथा था, उसको शुरू किया था। उसका नाम है कन्नगी पूजा। अब आप बोलोगे ये क्या बक रहे हैं सर आप, कन्नगी पूजा का मतलब क्या होता है? तो पत्नी पूजा कहा जाता है कन्नगी पूजा को। कन्यन से बना है कन्नगी वर्ड, ठीक है। कन्यन वर्ड है ना, उसी से बना है कन्नगी। और कन्नगी पूजा का मतलब क्या होता है? पत्नी पूजा, ठीक है। या फिर इसे आप सती पूजा के भी नाम से कह लो। ये सब चीज का जो प्रथा है ये चेर राज्य के ही समय शुरू किया गया था और काफी हद तक प्रचलित रहा था कन्नगी पूजा। इसे पत्नी पूजा के भी नाम से जाना जाता है या फिर सती पूजा भी कह लो। ये काफी प्रचलित रहा था। कब? चेर वंश का इतिहास के समय स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और बहुत बाद में चल करके जो चेर है वो, और जो चोल वगैरह थे, ये चेर और चोल ये सब कहाँ पे राज करते थे? तमिलनाडु के ही क्षेत्र में राज करते थे। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई बीच में। तो जो चेर थे और चोल थे, इन दोनों के बीच में आगे चल करके काफी बहुत बड़ा संघर्ष किया गया। युद्ध होने की बात आ गई थी, युद्ध होने की स्थिति भी बन गई थी। बट लास्ट में इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, क्योंकि युद्ध होने से सिर्फ धन का ही बर्बादी नहीं बल्कि कई जाने भी जाते हैं। तो ये लोगों ने समझदारी वाला काम किया कि दोनों ही खतरनाक वंश थे और आपस में समझौता कर लिया और फिर से ये मित्रता पूर्ण संबंध बनाकर आपस में रहने लगते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से बिजनेस व्यापार में भी काफी ध्यान लगाते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं पांड्य वंश के तरफ, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वंश है। संगम साहित्य में तीन ही वंश काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका चेर, चोल और पांड्या। क्या क्या? चेर, चोल और पांड्या, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है संगम साहित्य के अंदर। चेर, चोल और पांड्या। तो अब हम थोड़ा सा पांड्या वंश को देखेंगे। और पांड्या वंश जो है इनका शासन क्षेत्र वर्तमान में तमिलनाडु के सबसे निचले वाले भाग चले जाओ, तमिलनाडु का मैप देखो और वहां पर जो सबसे नीचे वाला भाग है वहीं पर आपका पांड्या वंश का क्षेत्र हुआ करता था। और इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। क्या था? मछली। अच्छा, एक चीज याद रखना कि मछली तो प्रतीक चिन्ह था और सबसे पहले जो पांड्या जो शासक थे ना, या पांड्या वंश का जो वर्णन हुआ था सबसे पहले, वह मेगास्थनीज के ही द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? मेगास्थनीज के ही द्वारा। क्योंकि यहाँ से भी कई प्रीवियस ईयर में प्रश्न मेरे को देखने को मिले हैं। इसके अलावा पांड्या शासन का जो सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई साहब जो पांड्या थे वो पांड्या का शासन में स्त्री के द्वारा, मतलब जो शासन है ना पांड्या का, वो स्त्री के द्वारा ही किया जाता था शासन। तो ये बड़ा यूनिक बात है कि हमने इतना इतिहास पढ़ा, इतना चैप्टर पढ़ा, इतना अलग अलग राजा को पढ़ा, लेकिन स्त्री के द्वारा शासन देखने को शायद उतना बड़ा लेवल पे मिला नहीं। लेकिन पांड्या वंश बड़ा अद्भुत और यूनिक था कि यहाँ पर
पुरुष के द्वारा ना शासन चला करके अधिकांश स्त्री के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। यानी यहाँ पे जो भी स्त्रियां थी वही राजा बनती थी और पांड्या वंश के अंदर। और यहाँ बहुत सारे जो राजा का वर्णन मिला है वो कंप्लीट रूप से स्त्री के ही नाम से प्रसिद्ध थे। संगम काल में 197 राजा के बारे में बताया गया है और लगभग 197 राजा जो हैं बदलते गए और इसी बीच में कई कवियों का सम्मेलन भी कराया गया, जिसे आप कवि गोष्ठी सम्मेलन के भी नाम से बुला सकते हो, क्योंकि कवि सम्मेलन को ही कवि गोष्ठी सम्मेलन के भी नाम से आप बुला सकते हो। ठीक है। और जो पांड्या राजा था वो अधिकतर फीमेल ही थे। कुल मिलाकर 197 राजा बताया जाता है टोटल मिलाकर के। जो संगम काल चल रहा था ना, चेर चोल पांड्या, उसमें 197 राजा थे। और खास करके आपका पांड्या में देखोगे तो अधिकतर जो महिलाएं थी उनके द्वारा ही शासन को चलाया जाता था और पांड्या राजा अधिकतर फीमेल ही होती थी। कवि जो कविता लिखते थे, कवि ने भी यह बात की पुष्टि की है कि भाई साहब जो अपने कविता वो देते थे ना, वो कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किए कि जो पांड्या का महत्वपूर्ण राजा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो क्या नाम था, नेडियोन करके कुछ था। जो राजा नेडियोन थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और काफ़ी महत्वपूर्ण थे राजा नेडियोन, और नेडियोन नाम से भी वो जाने जाते थे। अच्छा, जो नेडियन नेडियोन की नेडियन थोड़ा सा गूगल सर्च करना, क्योंकि हमको नाम नाम में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं पढ़ाने वक्त। ठीक है। जो नेडियन नाम के राजा थे वो पांड्या के एक महत्वपूर्ण राजा थे और इन्होंने एक नई प्रथा की शुरुआत करी। अब आप बोलोगे कौन सा प्रथा का शुरुआत कर लिया, तो इनका जो प्रथा चल रहा था वह मतलब थोड़ा सा यूनिक ही था कि जो समुद्र है ना, समुद्र की पूजा की जानी चाहिए। और अब क्योंकि समुद्र के किनारे ही बसा हुआ ये सब वंश है, तमिलनाडु में क्या है, समुद्र ही है चारों तरफ। तो समुद्र की पूजा करने का जो प्रचलन है वो नेडियन राजा ने ही शुरू किया था। नेडियन राजा कौन है, एक बड़ा महत्वपूर्ण राजा है। कौन सा वंश के, पांड्या वंश के। और पांड्या वंश के अंदर अधिकतर महिला के द्वारा ही शासन करा जाता था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। समुद्र की पूजा की जाती थी। और अब हम दक्षिण भारत के आर्यकरण को देखेंगे कि भाई जो आर्यंस लोग थे, आर्य थे, जो भी व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार से अलग थी उत्तर भारत से। ठीक है। चीजें समझ में आ रहा है। मतलब उत्तर भारत की क्या व्यवस्थाएं थी, तो जो देखा जाए तो अधिकांश जो बिजनेस व्यापार था, क्या था, बिजनेस व्यापार ही चलता था। तो जो आपका इकोनॉमी था, जो आर्थिक व्यवस्था था, कौन सा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वो कंप्लीट रूप से आपका विकसित ही था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। दक्षिण भारत में अगर आप जाकर के पढ़ोगे तो जो अगस्त ऋषि थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर के। और जो अगस्त ऋषि थे, जो दूसरे कवि जो सम्मेलन कराया गया था, कवि गोष्ठी जिसे कह लो, उसकी अध्यक्षता इन्होंने अगस्त ऋषि ने करा था। और अगस्त ऋषि को ही दक्षिण भारत में जो आर्यकरण हुआ था ना, उसका श्रेय दिया जाता है कि जो आर्यंस का जो कल्चर था उन्होंने लाने का प्रयास किया था, इसका श्रेय दिया जाता है। और बात करें यदि तमिल क्षेत्र में, तो तमिल क्षेत्र में आपका जो भी देवताएं थे उनमें बहुत देवी देवताएं महत्वपूर्ण थे। और जो भी देवता का पूजा की जाती थी उनके स्वरूप, जैसे उत्तर भारत चले जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग था।
जो दक्षिण भारत में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, वैसा उत्तर भारत में नहीं था। उत्तर भारत में कोई दूसरा देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है। सबसे पहले जो सबसे प्रमुख देवताएं के रूप में अगर हम पढ़ते हैं, तो अगर सबसे महत्वपूर्ण देवता देखा जाए तो कौन थे? उनका नाम था मुर्गन। क्या नाम था? मुर्गन। मुर्गन या भुर्गन, इस तरह से कुछ नाम था, लेकिन मुर्गन ही था, हम कंफर्म है। थोड़ा सा देख लेना गूगल, क्योंकि जो देवता आपका बहुत प्रमुख थे ना दक्षिण भारत के अंदर, उनका नाम मुर्गन ही था। और मुर्गन का नाम बदल के सुब्रमण्यम बाद में रख दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में काफी प्रचलित हो गए मुर्गम नाम का देवता। और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा दक्षिण भारत में और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा उत्तर भारत में की जाती थी एक ही समय। ठीक है। और मुर्गन देवता काफी फेमस थे, जिसको बाद में नाम बदल करके सुब्रमण्यम स्वामी कर दिया गया था। और यहाँ से भी कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं। इस तरह से मुर्गन जो थे वो, या सुब्रमण्यम स्वामी उनको ही कह लो, वो तमिल क्षेत्र के सबसे प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते थे। और सबसे लास्ट में आते हैं जो प्रमुख संगम साहित्य थे। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो भी संगम साहित्य थे, जो भी संगम साहित्य बने, ठीक है, आ, उसमें आप कह लो कि जो संगम के द्वारा की गई रचना थी, तो लगभग 1000 संगम साहित्य की रचना की गई। कितना की गई? लगभग 1000 संगम साहित्य की रचना की गई। लेकिन 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 उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, बाद बाकी ऐसे ही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है, तो तमिल साहित्य, जिसे दूसरा जो कवि सम्मेलन कराया गया था, उसमें ही उसकी रचना की गई थी। तोल्काप्पियम तमिल की व्याकरण है ये। तोल्का तमिल भाषा में लिखी गई है तोल्काप्पियम, जो कि तमिल व्याकरण के नाम से काफी प्रचलित हुई थी। इसे निश्चित रूप से याद कर ही लो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे ही जाएंगे। ठीक है। तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियर, तोल्काप्पियम जो था तोल्काप्पियर या तोल्काप्पियर व्यक्ति के द्वारा रचित की गई थी। और एक्चुअली में देखोगे तो जो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है ना, तो तमिल व्याकरण में आपका तोल्काप्पियम, इसकी जो रचना है वो सेकेंड संगम जो आयोजन की गई थी उसमें ही इसकी रचना की गई थी। और इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि जितने भी साहित्य, अन्य साहित्य थे, या फिर बहुत सारे अलग अलग जो कविताएं थी, इसकी रचना जो है वो कंप्लीट रूप से तीसरे संगम काल के दौरान कराई गई थी, जो इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज ध्यान दो कि जो शिल्पादिकरम है, क्या नाम है? शिल्पादिकरम। इसकी रचना इलंगो ओडिगल के द्वारा की गई थी। क्या नाम है इनका? इलंगो ओडिगल। शिल्पादिकरम की रचना की गई थी। और इसके संबंध में अभी तक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे ही गए हैं बीपीएससी में। एक्चुअली में इसमें एक व्यापारी है जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे तो घूम जाओगे, लेकिन जब आप डिटेल से शिल्पादिकरम की स्टडी करोगे ना कि भाई ये जो साहित्य है इसमें क्या चीज़ की कहानी मिलती है, नहीं मिलती है, तो एक व्यापारी है कोवकन नाम से। क्या नाम से? कोवकन। और इसकी पत्नी कन्नगी है। क्या नाम है इसकी पत्नी का? कन्नगी। और ये एक नर्तकी रहती है। हम बोलोगे सर नर्तकी, थोड़ा बहुत डांस वांस करती है, तो क्या रहती है ये? नर्तकी, मतलब नर्तकी थी, थोड़ा डांसर ही थी। पत्नी का नाम क्या है? कन्नगी। पति की जो व्यापारी था उसका नाम कोवकन था। क्या था? कोवकन। और इसकी पत्नी का नाम कन्नगी था। और एक नर्तकी थी। क्या थी? नर्तकी, जिसका नाम माधवी था, जो डांस वांस करती थी। इनके त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की चर्चाएं पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी कि भाई त्रिकोणीय जो प्रेम प्रसंग चल रहा था,
जो कि इस पुस्तक के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है? मतलब ये पुस्तक को पढ़ोगे तो एकदम मार्मिक रूप से दिखाया गया है कि भाई जो शिल्पादिक्रम को अच्छे से पढ़ लोगे, बताया गया है कि इसी पुस्तक से प्रभावित होकर के सेन गुटवन जो राजा थे, सेन गुटवन की पत्नी पूजा की शुरुआत कर दी थी। क्या कर दी थी? पूजा की शुरुआत की थी। इसके अलावा तिरुकुरल या फिर तिरुकुरल ये सब पुस्तक भी काफी इम्पोर्टेंट थे। तिरुकुरल जो है वो तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित की गई एक बहुत बड़ा पुस्तक था, शास्त्र कह लो, एक नीति शास्त्र की पुस्तक थी। ठीक है? और कुरल जो है एक ऐसा पुस्तक है कि तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित है। कौन सा कुरल? तिरुकुरल। तिरुकुरल किनके द्वारा रचित है? तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित है। और यहाँ से भी कई विगत परीक्षा में सवाल देखने को मिले हैं कि तिरुकुरल जो है तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित पुस्तक है और काफी इंपॉर्टेंट है, सब तमिल साहित्य है। ठीक है? और शिल्पादिक्रम भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इलंगो अडिवल के द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है? इस मतलब शिल्पादिक्रम को पढ़ करके सेन गुटवन की पत्नी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी और उन्होंने ये पुस्तक को पढ़ने के बाद पूजा वगैरह करना शुरू कर दिया था। ठीक है? तिरुकुरल वगैरह भी बहुत फेमस है और ये सभी की जो रचना है वो सब तमिल साहित्य के ही अंदर आता है। अच्छा देखो, तिरुवल्लर जो है तिरुवल्लर के द्वारा रचित काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसे तमिल साहित्य का बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तिरुकुरल को किसके द्वारा लिखा गया है? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। काफी इम्पोर्टेंट साहित्य है और कह लो कि भाई तमिल मतलब इसे तमिल का बाइबल कह लो, है ना? और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के बीच का जो संगम काल के इतिहास है उसको अच्छे से समझ समझ कर पढ़ लेंगे। बहुत सारा चीज देखे भी। आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के लगभग 500 ईस्वी के बाद का जो इतिहास है दक्षिण भारत में, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे कि भाई 100 से 300 तो हम पढ़ लिए। अब जो दक्षिण भारत में 500 ईस्वी के बाद का जो इतिहास है, जो कि मध्यकाल का मतलब जो मध्यकाल है ना, वो शुरू होने लगता है पहले 500 ईस्वी के बाद 500 जो ईस्वी है वहां तक तो आपका इधर प्राचीन इतिहास ही चल रहा था और 500 के बाद आपका मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा। तो 500 से पहले की जो घटनाएं हैं वो तो हम आपको पढ़ा ही दिए इतना डिटेल्स में जाकर के। ठीक है? दक्षिण भारत के अंदर तो हम लोग जो थोड़ा बहुत आपका 500 ईस्वी तक का जो घटना है उसको भी ध्यान देंगे और कंप्लीट रूप से आप हम अपना प्राचीन भारतीय इतिहास को खत्म करेंगे। और ये मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में जो दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश के विषय में आज हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो चेर हो गया, चोल हो गया, पांड्या हो गया, ये कहीं ना कहीं अब प्राचीन भारतीय इतिहास को खत्म करने की कहानी है। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ा ही रखे हैं, आप उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश को पढ़े होंगे, तो वो सब खत्म कर लिए हैं। वो सब खत्म करने के बाद हम थोड़ा सा या तो पॉलिटिकल साइंस पे जाएंगे या तो आधुनिक इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका या इतिहास में आधुनिक हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफी नंबर बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में बटोरे जा सकते हैं। ठीक है? दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ोगे तो हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास में हमने अभी तक क्या देखा कि दक्षिण भारत के जो प्रारंभिक वंश है अर्थात संगम काल का जो इतिहास को देखे, सबसे पहले परिचय में ये समझो कि जो
500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य में जो दक्षिण भारत में कई वंश का उदय हुआ है, कई वंश उभर करके सामने आए हैं। तो जो छोटे छोटे स्थानीय वंश का उदय हुआ है, इन वंशों के जो प्रमुख राजा के द्वारा किए गए कार्य हैं, जो विभिन्न विभिन्न प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है भौगोलिक स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। और जब भौगोलिक स्थिति जो अच्छे से हम समझ जाएंगे, तब जाकर के दक्षिण भारत का क्षेत्र हमको समझ में आएगा। और विंध्याचल जो क्षेत्र है, जो विंध्याचल क्षेत्र है ना, विंध्याचल के थोड़ा सा नीचे आओ, ऑलमोस्ट कह लो कि भाई जो भी क्षेत्र है वह दक्षिण भारत की स्थिति को ही दर्शाएगी, अगर विंध्याचल के नीचे आए हो तो। इस क्रम में सबसे पहले जो वंश आया उसको हम देखेंगे कि भाई जैसे दक्षिण भारत में पल्लव वंश आया था, जिसका विस्तार मुख्य रूप से कृष्ण नदी के तट पे, कावेरी नदी के तट पे हुआ था। पल्लव वंश का इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ से भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पल्लव वंश को अगर आप देखोगे तो वह वंश मतलब जिसके द्वारा संगम वंश के विभिन्न विभिन्न विषय के अबाउट में चर्चा चलती है। और संगम वंश जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद दक्षिण भारत में कुछ वंश उभर कर सामने आते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम किसी वंश को पढ़ेंगे तो वह पल्लव वंश है। और इसके क्रम में दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का भी उदय होता है। बट चालुक्य वंश में सबसे पहले वातापी चालुक्य, फिर उसके बाद वेंगी के चालुक्य आएंगे। और जो हालांकि वातापी के चालुक्य हैं, इसकी स्थितियां मुख्य रूप से पश्चिमी तट वाले क्षेत्र से ही देखने को मिलती है। जैसे आप कर्नाटक साइड चले जाओगे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में चले जाओगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और हम एक नया वीडियो बनाते हैं। ठीक है, एक और वीडियो लाएंगे आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के विषय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।